किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कहा भी जाता है कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसे ही हमारे सफल कृषक हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। किसान भाइयों, जिसके अंदर जुनून है, कुछ करने का एक जज्बा है और जिन्होंने एक आम के वृक्ष लगा करके, आम का पेड़ और पौधा लगा करके एक नाम कमाया है। जैसे हम नाम की वैरायटी में कुछ ही नाम हम लोग सुनते हैं, चौसा है, नीलम है, लंगड़ा है, ऐसे कुछ नाम आम। लेकिन राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी विदेशों से पेड़ मंगा करके, आम के पेड़ और पौधे मंगा करके अपना नाम ऊंचा किया है। ये क्षेत्र है सरगुजा और मेहनत करके अपना सिर किया है ऊंचा। एक सफल कृषक हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। किसान भाइयों, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी पहले कोल माइंस में काम करते थे और कोल माइंस में काम करते करते जब उन्होंने देखा कि कोल निकालने के लिए पेड़ों की कटाई करना है, क्योंकि बिजली उत्पादन होना है कोयले से, लेकिन उसके मन में एक सिसक था, एक टीस था कि मैं पेड़ काट रहा हूँ, पौधे उखाड़ रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि आने वाले मेरे जो जीवन है, मैं पेड़ के साथ और ख़ासकर आम के पेड़ के साथ उन्होंने आम का बगीचा लगाया और आम का बगीचा लगा करके आज सफल कृषक हैं विदेशों से। और जैसे कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी अभी बताएंगे कि कैसे वे पेड़ों का चुनाव किए, कैसे आम के पौधे लगाए, कहाँ से मंगाए, विदेशों से मंगवाए और विदेशों से मंगवा करके आज सफल कृषक के रूप में उसका पहचान है। तो आइए राजेंद्र प्रसाद गुप्ता से ही सुनते हैं उसकी सफलता की कहानी, उनकी ही जुबानी। हमारा छत्तीसगढ़ आच्छादित है वनों से। तरह तरह के वृक्ष, फल, फूल, जैव विविधता और विविध लघु वनोपज सब कुछ मिलकर छत्तीसगढ़ को प्रदान करते हैं अप्रतिम सौंदर्य। ऐसे ही अप्रतिम सौंदर्य से परिपूर्ण है सरगुजा अंचल, जहाँ प्रकृति ने बिखेर दिए हैं जीवन के विविध रंग और इन्हीं रंगों से मिलकर बनती है आत्मनिर्भरता की कहानी, मेहनत, लगन और सफलता की कहानी, आत्मनिर्भर किसान और आत्मनिर्भर भारत की कहानी। एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। उनकी कहानी कुछ अलग सी है। कोल माइंस में ऊंचे पद पर काम करने वाले राजेंद्र प्रसाद गुप्ता किसान बनकर धरती की सेवा जतन करेंगे, खेती करके धरा पर उगाएंगे स्नेह और उम्मीद की फसलें। ये शायद किसी ने ना सोचा होगा, लेकिन कहते हैं ना, जो मानव वातावरण में हो रहे परिवर्तन को देखकर सजग हो जाए, प्रकृति को सहेजने और धरा के नव निर्माण में सहयोग करे, वही पा सकता है सच्ची खुशी और वही हो सकता है सही मायनों में सुखी। पेशे से मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, जो अपने रिटायरमेंट के समय महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुआ और जब मैं मैनेजर के पद पर कार्यरत था तभी से मेरी पोस्टिंग इंडिया के टॉप ओपन कास्ट माइंस में हुई, जहाँ मैं अपने सेवा काल के दौरान अपने खदानों को चालू रखने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोयला है वो किसी रिमोट जगह, किसी जंगल के नीचे ही होता है, तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को इसमें दोषारोप पाता था। ये बात और है कि हमारे निकाले कोयला से देश के ऊर्जा का चक्का चलता और जो आप घरों में जो रोशनी पाते हैं उसमें निश्चित हमारे कोल इंडिया का योगदान था। और हम इसके लिए हम जो है जितना पेड़ काटते थे, जो हमारे देश का कानून है उसके हिसाब से दुगना पौधा लगाते थे, लेकिन उन पौधों में वो बात नहीं है जो वन जो है नेचुरली उगते हैं, उनका क्षतिपूर्ति किसी कीमत में नहीं किया जा सकता है। तो ये कसक कहीं ना कहीं मुझे सालती थी और बाद में मैं जो है अपने घर के पास में ही एक छोटा सा जगह ले करके फार्मिंग के काम में संलग्न हुआ। ये वन न जाने कितने ही वन्य जीवों की आश्रय स्थली है, इन्हें मत उजाड़िए। पेड़ पौधों का बलिदान, उनकी चीत्कार सुनकर राजेंद्र जी की आत्मा कचोटती थी।
एक तरफ तो ये लगता था कि ऊर्जा, बिजली, विकास सभी तो जरूरी है, उसके लिए बलिदान देना पड़ रहा है पेड़ों का। तो अगले ही पल ये ख्याल भी आता था कि पेड़ भी तो ज़रूरी हैं, जंगल भी तो ज़रूरी हैं, क्योंकि इनसे ही तो सांसें हैं, जीवन है। चूँकि किसान था तो मन में ये भाव होता था कि मेरे पास कुछ अपने आम के पौधे होने चाहिए, और ये हर किसान का तमन्ना होता है, क्योंकि फलों का राजा आम है और इससे बढ़िया कोई फल धरती पर नहीं है। तो मैंने अपने देसी वैरायटी के करीब 20 किस्म के पौधे लगाए, जो अभी पूरी तरह फलन है। आप देख सकते हैं कि ये एक उड़ीसा का चूसनी वैरायटी का आम है, जिसे चूसने के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें रेशे इतने हैं कि सामान्य चाकू या धारदार हथियार से काटना थोड़ा मुश्किल ही होता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति का आम है। तो इस तरह के मैं कुछ जो एग्जॉटिक वैरायटी के पौधे हैं वो शुरू में लगाया। इसी बीच मेरा विचार, मैं जब एक दिन चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि अगर जब हमारे देसी किस्म के आम इतने सुंदर हो सकते हैं, तो विदेशी किस्म के अच्छे आम जो धरती के किसी और कोने में उगते हैं, यहाँ क्यों नहीं उगाए जा सकते हैं। फिर ये अपने अध्ययन में हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनकी जानकारी मिला करके ये सब जान पाया कि नहीं, आम जो है ये ट्रॉपिकल पौधा है और कहीं किसी भी देश का आम हमारे देश में हो सकता है। फिर मैं उनमें अच्छे आमों का चुनाव करके उनकी भी करीब 18 से 20 वैरायटियाँ ला करके किया। अभी मेरे बाग में करीब 38 किस्म के आम हैं। सांसें अगर हो रही है कम तो लगा लीजिए पेड़ और बचा लीजिए जीवन। कहने में ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि विकास के नाम पर जंगलों का दोहन होता ही रहा है। बस उसी पल राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने ले लिया एक संकल्प। जितने भी पेड़ आज काटे जा रहे हैं, जब भी अवसर मिलेगा मैं उससे ज्यादा पेड़ लगाऊंगा। जब ले लिया संकल्प मन में, तो कौंधा प्रकाश गहन दम में। और कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से कोई संकल्प लिया जाता है तो उसे पूरा करने में प्रकृति भी सहायक होती है और समय भी। हम देखते हैं कि जितना हमारे पूरे विश्व में आम होता है, उसका 43 से 44% आम हमारे भारतवर्ष में होता है। अगर हम सरगुजा की बात करें तो हमारे सरगुजा में 6740 हेक्टेयर में आम की खेती की जाती है। और निरंतर हम देख रहे हैं कि जैसे जंगलों का रकबा कम होते जा रहा, पौधों की संख्या कम होते जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फलदार वृक्षों की संख्या में बढ़ावा होते जा रहा है। और आम से बहुत सारे फ़ायदे हैं। खेती के साथ साथ अगर हम आम का बगीचा लगा लेते हैं तो जितना हमें खेती से फ़ायदा हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हमें आम से फ़ायदा मिल रहा है। आम का पौधा लगाने के बाद 4 से 5 साल में आम हमें अपना उत्पादन देना चालू कर देता है। अगर हम किस्मों की बात करें तो यहाँ पर आम्रपाली हुआ, हमारा दशहरी हुआ, लंगड़ा हुआ, चौसा हुआ, नीलम हुआ, बहुत और बॉम्बे ग्रीन हुआ, बहुत सारी किस्में हैं जो किसान भाई लगाते हैं। राजेंद्र जी ने धीरे से अपनी स्वयं की ज़मीन खरीद ली और नौकरी से रिटायर होते ही हजारों की तादाद में कई तरह के फलों के पेड़ लगाए। अंबिकापुर क्षेत्र में कई तरह के फलों की खेती करते हुए आज वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मियाजाकी आम जो है दुनिया का सबसे महंगा आम है, जो जापान के याकोहामा क्षेत्र में मियाजाकी शहर के आसपास में उगाया जाता है, जिसे जापान गवर्नमेंट बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से उगाती है। उस आम की विशेषता ये है कि वो आम थोड़ा सा उत्पादन में काफ़ी मेहनत खोजता है, और उसका प्रॉपर कलर और प्रॉपर क्वालिटी लाने के लिए उसे अगर ज़रूरत है तो उसको एक्स्ट्रा लाइट रिफ्लेक्ट करके देना होता है। तो साथ ही उसे हवा के थपेड़ों से भी उसका बचाव करना पड़ता है। ये सब करके मेरा जो है आम 14 में से एक ही फल मैं इस साल बचा पाया, क्योंकि थोड़ी कुछ अनुभवहीनता की स्थिति थी। इसके बाद मैं बोलूँगा मेरे पास एक और आम का वैरायटी है कोहितूर, जो नवाब सिराजुद्दौला के डायनेस्टी का आम है, जो नवाब सिराजुद्दौला के कार्यकाल के समापन के बाद उनके डायनेस्टी से बाहर हुआ। वो आज जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ ऐसे शौकिया तौर पर लोग उगाते हैं, जिसके एक आम की कीमत 2500 रुपये है। हम लोग यही जानते हैं कि भारत में हमारा अल्फांसो या हापुस जो है वो सबसे महंगा आम है, नहीं, बट इससे भी महंगा आम जो है वो कोहितूर है।
नूरजहाँ जो अफ़गानिस्तान की वैरायटी है, जो एक आम 4 से 5 किलो का होता है, वो विश्व का सबसे बड़ा आम कहा जाता है। तो अभी फलन में तो आ गया, लेकिन इस साल जो है वो पौधा काफ़ी बड़ा नहीं होने के चलते मैं उसका फल सुरक्षित नहीं रख पाया। इस तरीके से एक और साउथ इंडिया का एक फेमस आम है जो करीब 2.5 किलो तक का होता है, कोसेरी, वो भी मेरे पास में मैंने लगा करके रखा हुआ है। किसान भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस संदेश से ही हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। तो आइए देखते हैं संदेश। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180155 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आम का बगीचा लगाना चाहते थे, पेड़ लगाना चाहते थे, पौधा लगाना चाहते थे, लेकिन जब कृषि कार्य वो करना चाहते थे तो बहुत तरीके समस्या आए कि कौन से मौसम में लगाए, कौन से वैरायटी लगाए और कब लगाना चाहिए, कब पानी डालना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए। क्योंकि जब हम कोई खेती करते हैं, कोई फसल जब हम लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं, फसल लगाते हैं, तो उसमें बीमारियां भी आती है। तो उससे हमको निजात कैसे मिले? तब राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा का सहयोग लिया, मदद लिया और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से ही आज वो सफल हुए। गोल्ड माइंस में ऊंचे पद पर कार्य कर चुके राजेंद्र जी के लिए ये सब इतना आसान भी नहीं था, मगर उन्होंने संकल्प लिया था। संकल्प को पूरा करने के लिए जमीन तो ले ली थी, अब जरूरत थी जानकारी की। कौन से पेड़ लगाए जाएं, कैसे पेड़ लगाए जाएं और कितने लगाए जाएं? इन प्रश्नों के जवाब उन्हें मिले कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर से। कृषि विज्ञान केंद्र ने उन्हें जानकारी भी दी और प्रेरणा भी। किस प्रकार से पेड़ लगाएं, कौन से फल उगाएं, उनसे क्या लाभ हो सकता है, इन सारी बातों की विस्तार से जानकारी उन्हें मिली कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर से। आम के लिए अगर हम देखें तो
बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जिनका हमारे किसान भाई फ़ायदा ले रहे हैं। 1 हेक्टेयर में आम अगर वो लगाते हैं हमारे किसान भाई तो उसका 25% उन्हें अनुदान राशि के रूप में हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। उद्यान विभाग से भी बहुत सारी स्कीमें इसके लिए चल रही हैं। इसके लिए किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा जो अपने क्षेत्र में हैं उद्यान के जो ऑफिस हैं वहाँ जाना है और अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और खेत का जो बीवन हमारा होता है उसको लेके जाएं तो बहुत सिंपल तरीके से उनको उस आम का प्लांटेशन करने में उनको 25% उनको अनुदान मिल रहा है। बहुत सारी किस्में हम निरंतर ही हम किसान भाइयों के लिए अगर हम देखें सरगुजा में तो यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राजमुंड देवी कृषि महाविद्यालय कॉलेज है, इंदिरा गांधी कृषि वो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा है। यहाँ पर हम आम की संवर्धन करके हम यहाँ पर भी आम के बहुत सारी किस्मों के हम पौधे तैयार यहाँ पर कर रहे हैं जो कि हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। किसान भाई उनको लगा रहे हैं। उन्होंने पूरी मेहनत से हजारों पेड़ लगाए, फलों के बाग लगाए, जहाँ वे आम भी उगाते हैं, अमरूद भी उगाते हैं और तो और ड्रैगन फ्रूट भी उगाते हैं। इस काम में वे मेहनत तो कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अच्छा करने की खुशी भी है। राजेंद्र जी ने जो संकल्प लिया था वो पूरा कर पा रहे हैं, इसकी झलक उनकी आंखों में दिखाई देती है। आत्मविश्वास से दमकते माथे पर साफ नजर आती है उनकी मेहनत की लकीरें। किसी भी फार्मर के लिए उसका फार्म का वाइबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें रख रखाव में काफ़ी लोग लगते हैं, उनको वेतन देना होता है। इसलिए मैंने करीब 3.5 एकड़ में बिही के पौधे लगाए हैं और मेरा बिही जो है वो अंबिकापुर शहर और इधर बिलासपुर और तो रांची में भी मेरा जाने लग गया है। तो यहाँ ब्रांड हो गया है। अगर जब मेरा बिही वहाँ पर पहुँचता है तो दूसरे जगहों का अमरूद जो है वो बिकना बंद हो जाता है, क्योंकि मैं पूरा ऑर्गेनिक इसमें विधि अपनाता हूँ और पूरा फर्टिलाइज़र ये देने से मेरा जो बिही का स्वाद है वो काफ़ी मीठा होता है और जिसके कंपैरिजन में बाकी जगह की बिही कहीं नहीं टिकती। इस अंचल की हम बात करें तो इस अंचल में जो है आम की खेती जो है बहुतायत में होती है और यहाँ पर बहुत सारी आम की किस्में हैं जो कि दूसरे पड़ोसी राज्यों में जो है एक्सपोर्ट की जाती है, निर्यात की जाती है यहाँ से और भरपूर लाभ लेते हैं। दशहरी और लंगड़ा जो है प्रमुख किस्में हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो है कृष्णभोग, रानी पसंद, दिल पसंद से ले करके यहाँ पर जो है बहुत सारी किस्म, महमूद बहार, प्रभा शंकर, बहुत सारी अच्छी किस्में हैं जो आम्रपाली दशहरी जो बड़े क्षेत्र पे अब चूँकि लगता है कि ये बहुत बड़े पेड़ हो जाएं, ऐसा नहीं है। किसान भाई इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप आम के पौधे के कैनोपी को बिल्कुल इतना न लगे कि वो बहुत 20 फीट तक ऊपर जा रहा है, ऐसा मत सोचिए। आप उसको एक छोटा सा पेड़ रखिए जिसमें कि और हर साल आप शाखाओं का प्रूनिंग करें, खासकर बीज की शाखाओं का। किसी भी संकल्प को तभी पूरा किया जा सकता है जब स्वयं की मेहनत के साथ अपनों का भी साथ मिले और प्रोत्साहन भी। राजेंद्र जी की धर्मपत्नी भी उनके संकल्प को पूरा करने में उनका साथ दे रही हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। राजेंद्र जी के सपनों, संकल्पों और उम्मीदों की फसल देश ही नहीं विदेशों में भी सराही जा रही है। मैं अपने उम्र के महत्वपूर्ण 37 साल कोल इंडिया के साथ बिताए और इसके बाद अभी अपनी दूसरी इनिंग जो है फार्मिंग में कर रहा हूँ। अभी मैं जो है करीब 3000 पौधों के साथ रहता हूँ और अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी साथ में इसमें जारी करके रखा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं इन पौधों को शायद जो ये भी अपना उम्र बिता रहे हैं, अपना कालखंड बिता रहे हैं एक स्थज के रूप में, तो मैं बाकी समय अपना इन पौधों के बीच इन्हीं की सेवा में, इनकी देखरेख में बिताऊंगा। नॉर्मली जो है लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट हमेशा जो है वो व्यवस्था को दोष देते या कृषि विभाग या सरकार ये नहीं कर रही है, ये सब चीज़ों को शिकायत करते बिताते हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार जो है हम लोगों को किसी भी चीज़ का समर्थन मूल्य दे करके कुछ दिन तक पाल सकती है, लेकिन बतौर किसान हम लोगों को मेहनत करना होगा और अपने उत्पादन का मूल्य लेने के लिए उसके लिए प्रयास करना होगा और कॉम्पिटिटिव रेट में प्रोड्यूस करना होगा कोई भी चीज़, तभी हम लोगों का जीवन यापन होगा और तभी हम लोग का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व होगा। आज राजेंद्र प्रसाद गुप्ता अपने संकल्प को पूरा करके एक
खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आत्मनिर्भर होकर कायम कर रहे हैं एक नई मिसाल और बन चुके हैं प्रेरणा औरों के लिए। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी आज मेहनत कर रहे हैं और सफलता की नई सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। और जब वो मेहनत करते हैं तो श्रम होता है। श्रम को दूर करने के लिए, यानी थकावट को दूर करने के लिए सबसे बड़ा अच्छा माध्यम होता है गीत और संगीत। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं और सुनते हैं गीत और संगीत। किसान भाइयों, अभी हम देख रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी 60 साल नौकरी करने के बाद, रिटायर होने के बाद वो किस प्रकार से अपने जीवन को खुशहाल बनाए हुए हैं। नहीं तो आदमी क्या करता है, जैसे ही वो रिटायर होता है बड़े पदों से, तो वो एकांत की ज़िंदगी जी करके हताश और निराश हो जाता है। लेकिन नहीं, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी कि कैसे वे अपने बचे हुए ज़िंदगी को बड़े खुशहाल तरीके से। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के यहाँ आप देख रहे हैं कि गिर नस्ल की गायें भी है, वो मछली पालन भी कर रहे हैं, वो आम का बगीचा भी लगाए हैं, अमरूद का बगीचा भी लगाए हैं, वो फल की भी खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ सब्जी भी उगा रहे हैं।
तो किसान भाइयों, ये सफलता की कहानी ऐसे ही नहीं है, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है और हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें कुछ अगर करना है तो हमें बस चाहिए जुनून, मेहनत, ईमानदारी से लगना होगा, फिर सफलता निश्चित मिलता है। किसान भाइयों, आने वाले समय में फिर ऐसे ही नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। अब दीजिए विदा। जय जोहार।